खास प्रोग्राम न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान। न्यूज रूम लाइव में आज सबसे पहले बात करते हैं 17वीं लोकसभा की, जिसमें अगर बात करें ओम बिरला को स्पीकर बनाया गया है और एक तरह से अगर देखा जाए पहली बार राजस्थान की तरफ से यह प्रतिनिधित्व मिला है। पहली बार महाराष्ट्र से मिले थे स्पीकर और उसके बाद अब बात करें तो राजस्थान से पहली बार किसी को स्पीकर बनाया गया। ये पीएम मोदी का एक बड़ा, कहीं ना कहीं बड़ा फैसला है। क्या कुछ कहता है आज का ये फैसला, जरा इस रिपोर्ट में देखने की कोशिश करते हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की दोबारा सरकार बनने के बाद से ही इस बात पर ज्यादा चर्चा थी कि इस बार लोकसभा का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा। कई दिग्गज नाम ऐसे थे जिन पर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इस बार भी पीएम मोदी ने अपने फैसले से सभी को चौंका दिया। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए जिस नाम पर सरकार की तरफ से मोहर लगाई गई, उस नाम के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के लिए जिस नाम को चुना गया, वो नाम है राजस्थान के कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला का। ओम बिरला के नाम का ऐलान होते ही सब इसलिए भी चौंक गए क्योंकि सबके जहन में उन दिग्गज नेताओं के नाम थे जो पार्टी के वरिष्ठ हैं। लोकसभा अध्यक्ष के लिए ओम बिरला के नाम के ऐलान के बाद उनकी पत्नी अमिता बिरला ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर की। उनका कहना है कि हमारे लिए बेहद गर्व और खुशी का पल है। उन्हें चुने जाने के लिए हम कैबिनेट के बहुत आभारी हैं। तो एकदम वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द हायर कैबिनेट, जो इसलिए इन्होंने ओम जी को चूज किया। बहुत खुशी का क्षण है, बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी सबके साथ बांटने में ज़्यादा मजा आएगा। अभी सब हमारे परिवार वाले सब आएंगे। ओम बिरला मंगलवार को बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने पहुंचे थे। लोकसभा अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष से मिलने गया था। बता दें कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के लिए चुने गए ओम बिरला का जन्म 4 दिसंबर 1962 को कोटा में हुआ था। राजस्थान की कोटा बोनी लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के रामनारायण मीणा को 2,79,677 वोटों से हराया था। इस सीट से बिरला 2014 में भी सांसद चुने गए थे। बिरला 3 बार 2003, 2008 और 2013 में राजस्थान विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र संघ चुनाव से की थी। बता दें कि अभी ओम बिरला के नाम का सिर्फ ऐलान हुआ है। बुधवार को अभी इस पर मतदान होना बाकी है। हालांकि लोकसभा में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है, जिससे साफ है कि लोकसभा अध्यक्ष को चुनने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। ओम बिरला निर्वाचित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर 8 बार सांसद रही सुमित्रा महाजन का स्थान लेंगे। आमतौर पर लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठता क्रम पर विचार किया जाता है, लेकिन ऐसे भी मौके रहे हैं जब 1 बार या 2 बार के निर्वाचित सांसद अध्यक्ष बने हैं। मुरली मनोहर जोशी को 2002 में लोकसभा अध्यक्ष चुना गया था और तब वे पहली बार ही सांसद बने थे। एक बार आपको उन नामों के बारे में भी बता देते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष की दौड़ में आगे बताए जा रहे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, राधा मोहन सिंह, रमापति राम त्रिपाठी, एस अहलूवालिया, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के नाम पर उम्मीदें जताई जा रही थी, लेकिन सभी की उम्मीदों से हटकर पीएम मोदी ने लोकसभा के अध्यक्ष को चुना। बता दें कि सोमवार को ही टीकमगढ़ के सांसद वीरेंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, जिन्होंने सभी सांसदों को शपथ दिलाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके 24/7 न्यूज। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर चमकी बुखार और लू से मरने वालों की तादाद लगभग 300 तक जा पहुंची है। और अगर बुखार की बात करें, बच्चों की जिंदगी ज्यादा इसमें खतरे पर रही है। और अब हालात ये हो गए हैं कि कुशीनगर तक इसके असर देखे जा रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश में भी इसका कहर शुरू होने की आशंका बढ़ती जा रही है। उधर नीतीश कुमार ने जब इस मामले पर वहां जाने की कोशिश की और गए वहां पर, तो बाकायदा विरोध का भी सामना उन्होंने किया। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में कितने सुधार की है जरूरत और कहां कहां रही है खामी, इस रिपोर्ट से आप जानने की कोशिश कीजिए।
बिहार में लू और चमकी बुखार का कहर जारी है। चमकी बुखार और लू से अब तक बिहार में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लू के चलते बिहार राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई। लू की वजह से प्रशासन ने लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी। चमकी बुखार पर स्वास्थ्य विभाग लगातार मौन बना है, जिसके चलते बच्चों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। चमकी बुखार से 120 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। बिहार में लू और बुखार के कहर को लेकर केंद्रीय मंत्री भी बिहार का दौरा कर चुके हैं। वहीं आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कई अस्पतालों का दौरा किया, जहां सीएम नीतीश कुमार को बुखार से पीड़ित बच्चों के परिजनों का विरोध भी झेलना पड़ा, जहां परिजनों ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एक तरफ बिहार में मौत का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद अजय निषाद का बयान सामने आया। अजय निषाद ने अपने बयान में कहा कि चमकी बुखार के लिए 4G जिम्मेदार है। बीजेपी सांसद ने अपने बयान में गांव, गर्मी, गरीबी और गंदगी को 4G बताया और कहा कि अति पिछड़ा समाज के लोग इस बीमारी से ताल्लुक रखते हैं। उनका रहन सहन नीचे है और इसी के चलते उनके बच्चे बीमार हैं। और मृतक जो बच्चे हैं वो बीमारी की हालत में जब इलाज में आते हैं तो उनकी संख्या, मरने वाले की संख्या कैसे जीरो हो, इस पर काम करने की जरूरत है। अभी तक बीमारी ज्ञात है, हर आदमी अपना अपना अलग राय दे रहे हैं। मेरा यह मानना है कि इसमें थोड़ा सा 4G पे अगर हम लोग कॉन्शियस करें तो उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पहला G फॉर गाँव, G फॉर गर्मी, G फॉर गरीबी और G फॉर गंदगी। कहीं ना कहीं इससे ये बीमारी का ताल्लुक है। जो भी इलाज के लिए जो मरीज आते हैं, आप उसके हालत देखेंगे तो बहुत गरीब तबके के हैं, ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट से हैं लोग हैं, अति पिछड़ा समाज से ज़्यादा लोग हैं। उनका जो रहन सहन का स्तर है वो बहुत नीचे है, तो उसको भी ऊपर उठाने की ज़रूरत है। बच्चे लोग जब बीमार हो जा रहे हैं तो उनको समझने में भी पेरेंट्स को देर लगती है, तो उस पर भी जागरूक करने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू सांसद दिनेश चंद्र यादव ने बिहार में हो रही मौत को लेकर कहा कि मुजफ्फरपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कई साल से जब भी गर्मी का मौसम आता है बच्चे बीमार पड़ते हैं और मौत की संख्या बढ़ जाती है। बारिश शुरू होते ही ये बंद हो जाएगा। मुजफ्फरपुर का घटना जो बहुत दुखद है, लेकिन आपके जानकारी के लिए जब जब यह समय आता गर्मी का, पिछले कई साल से, कोई 1-2 साल नहीं, कई साल से वहाँ बच्चे बीमार होते हैं और उसकी मरने की संख्या बहुत हो जाती है। लेकिन होता है इसमें सरकार व्यवस्था भी करती, सब कुछ करती। यदि बारिश एकाएक शुरू हो जाए मुजफ्फरपुर में तो बिल्कुल रुक जाएगा। यह पूर्व का जो हुआ है उसी के आधार पर हम कहते हैं। और मुख्यमंत्री जी पहले भी कई दौर की इस पर बैठक कर लिए, और अब कहीं कोई घटना होती उसका व्यवस्था, उस पर नज़र रखना, कितना सेंसिटिव है वह देखना है। जहां एक तरफ बुखार से पीड़ित बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं, जिसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार में बैठे बच्चों के इलाज को लेकर आश्वासन दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी बच्चों की मौत का सिलसिला न रुकने पर सरकार पर बेहतर इलाज को लेकर निशाना साध रहा है। अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, दूसरे अस्पताल का आंकड़ा हम नहीं देख रहे और ये पहली बार नहीं हुआ है। दिक्कत क्या है ना कि जब सरकार सरोकारों से दूर हो जाए और ये बच्चे महज एक आंकड़े के रूप में देखे जाए और आंकड़ों के पीछे ये ना सोचा जाए कि कितने आंगनों की किलकारी खत्म हो गई, तब तक ये हम बच्चों की मौत नहीं हो रही है, हमारे संवेदनाओं की मौत हो रही है। बिहार में लू और चमकी बुखार से मौत का आंकड़ा बढ़ा है, जिसको लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अस्पताल में पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, जहां उन्होंने परिजनों के विरोध का सामना भी किया। लू और बुखार को लेकर बिहार में धारा 144 लागू है, जिसमें लोगों को घरों से न निकलने की सलाह दी गई। वहीं बिहार के श्रम विभाग ने भी लू के कहर को लेकर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक काम न करने का आदेश जारी किया।
ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं मेरठ के बहादुर लाल केतन शर्मा की। केतन शर्मा एक ऐसा नाम जिसने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अनंतनाग के अंदर वीर गति प्राप्त की, देश के लिए जान न्यौछावर कर दी और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दिया। केतन शर्मा को JK 24/7 न्यूज की तरफ से, देश की तरफ से सलाम। और यूपी सरकार ने उनको 25 लाख रुपए की सहायता तो देने की कोशिश की है, देने का ऐलान किया है। और उसके अलावा पूरे मेरठ में शोक की लहर दौड़ गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। इस घर को देखिए, घर में रोती माँ, घर में शांत और हैरान बैठा ये पिता। घर के बाहर ये लोगों की लगी ये जमात, ये किसी फिल्मी स्टार का घर नहीं है, लेकिन देश को महफूज रखने के लिए अपनी जान को गंवाने और देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवान का घर है। जहां अनंतनाग के अजबल इलाके में आतंकियों से लोहा मनवाते हुए मेरठ का लाल मेजर केतन शर्मा वीरगति को प्राप्त हो गए। मेजर ने आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया था। मेजर अपनी टीम को लीड कर रहे थे। मेजर ने अपने दिलोरो की टुकड़ी के साथ एक आतंकी को ढेर कर दिया था। इस बीच मेजर केतन शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ये जवान वीरगति को प्राप्त हो गया। 28 साल के केतन शर्मा भारत मां का लाल देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। केतन शर्मा मूल रूप से मेरठ के रहने वाले थे। शहीद केतन शर्मा की शहादत पर पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है। उनके पिता रविंद्र शर्मा और उनकी मां उषा शर्मा का रोते रोते बुरा हाल हो गया है। पूरा इलाका इस वीर की शहादत पर सलाम कर रहा है। इस परिवार की कुर्बानी इस पूरी उम्र नहीं हो पाएगी, लेकिन दुख की इस घड़ी में पूरा इलाका मेजर को दिलासा दे रहा है। परिवार को दिलासा देने के लिए इलाके के अधिकारी भी पहुंचे। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारे जो है आर्मी की तरफ से और हमारे जो सैनिक कल्याण अधिकारी हैं उनको जो है रिटर्न में आया। हमारे छट्टापुरी जो कंकरखेड़ा थाने में आते हैं, उसमें हमारे मेजर जो है वो जो है शहीद हुए हैं, 19 RR बटालियन के हैं, तो हम उनके आवाज़ पर आए हैं। केतन शर्मा अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी बहादुरी के किस्से लोगों की जुबान पर अमर हो गए हैं। घर वालों ने कहाँ सोचा था कि घर का जवान बेटा वतन के लिए कुर्बान हो जाएगा। केतन भाई से लगभग 20 तारीख को बात हुई थी। क्या बात हुई थी, क्या बताया था? यही हालचाल पूछा था, यही उन्होंने बताया था कि मेरी वहाँ अनंतनाग में ड्यूटी है, तो मैं जा रहा हूँ वापस ड्यूटी पे। आप आए नहीं, मैंने कि नहीं मैं आ नहीं पाया तेरे पास, क्यों मैं फरीदाबाद रहता हूँ, तो यहाँ उसके मम्मी पापा ताऊ उसके रहते हैं, मैं यहाँ नहीं आ पाया, वो भी नहीं जा पाए मेरे पास। अब की बार मुलाकात वैसे नहीं हो पाई, फ़ोन पे बात हुई। परिवार में पत्नी की बात कब हुई थी और क्या कब आपको ये पता चला कि कब फ़ोन आया आपके पास वहाँ से? कल लगभग 4:30 बजे हमें पता चला, वहाँ फ़ोन गया इनका, हमारे बड़े भाई साहब का, कि ऐसे ऐसे उसके गोली लग गई हैं। तो क्लियर ही था गोली लग गई है, फ़ोन गया तो शहीद हो गए। मेरठ के इस लाल की शहादत पर पूरा देश गम में डूबा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस शहीद जाबाज के परिजनों को 25 लाख रुपए और घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। और अब बात करते हैं दिल्ली की सियासत की।
बिजली, पानी और यहां की जन समस्याओं को लेकर अब कांग्रेस भी मैदान में उतर गई है। बीजेपी के बाद अब आम आदमी पार्टी को घेरने वाली कांग्रेस ने सड़क पर बाकायदा प्रदर्शन किया है, जिसका नेतृत्व किया है पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने। यहां तक कि उन्होंने पानी की समस्या को दर्शाने के लिए मटका फोड़ आंदोलन के तौर पर एक तरह से प्रदर्शन किया है। जरा देखते हैं और दिल्ली की सियासत के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। राजधानी दिल्ली में पानी और बिजली संकट पर राजनीति गहरा गई है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस क्रम में कांग्रेस ने मंगलवार को बिजली और पानी कटौती के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। जहां दिल्ली के संगम विहार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। शीला दीक्षित और कांग्रेस की मांग है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार लोगों के 6 महीने के बिजली बिल माफ करे, जिससे दिल्ली वासियों को राहत मिले। कांग्रेस का मानना है कि गर्मी में दिल्ली के लोग बिजली और पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके लिए बिजली बिल माफ कर उन्हें राहत दी जाए। सरकार को याद दिलाने के लिए जो आजकल की सरकार है कि प्लीज किसी न किसी तरह से बिजली और पानी को ठीक करिए, जिसमें दिल्ली की जनता को परेशानी ना हो। तो हमारी आवाज उन तक पहुंचनी चाहिए। और मैं सब अपने जो लोग बैठे हैं यहाँ, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो मीडिया से लोग आए हैं, ये मैसेज जरूर पहुंचाइएगा कि दिल्ली के लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। और एक बिग ब्रेकिंग आपको दे देते हैं। एक आतंकवादी हमले की और मुठभेड़ की खबर आ रही है, और जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर के तौर पर हम आपको खबर दे देते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है। पुलिस थाने पर ग्रेनेड फेंककर आतंकियों ने दुस्साहस करने की कोशिश की है और अपनी नापाक हरकतों को एक बार फिर अंजाम देने की कोशिश की है। पुलवामा से एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के, जहां पर आतंकी हमला हुआ है। थाने पर ग्रेनेड से हमला किया गया है। आतंकवादियों ने बाकायदा एक बार फिर अपने दुस्साहस का परिचय दिया है, और कहीं ना कहीं लगातार पुलिस मुठभेड़ और आतंकी हमले जो हैं जम्मू कश्मीर से लगातार सामने आ रहे हैं। आज फिर ये पुलवामा में एक हमला हुआ है। आतंकवादियों ने थाने पर। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशिक हुसैन जुड़ गए हैं। आशिक हुसैन, क्या जानकारी है आपके पास पुलवामा में जिस तरह से आतंकी हमले की खबर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी कुछ देर कबल ही ग्रेनेड दागा गया था पुलिस स्टेशन पुलवामा पर। काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ये बिल्कुल मेन चौक में ही है पुलवामा पुलिस स्टेशन, और यहाँ पे अक्सर बेशक लोगों की ज्यादा भीड़ रहती है। और इस दौरान जब ये ग्रेनेड फेंका गया तो लेकिन ग्रेनेड जो है वो पुलिस स्टेशन के बाहर ही फट पड़ा, जिसकी वजह से जहाँ जो लोग वहाँ पे थे, आम लोग, उनमें से 5 अफराद के अभी तक जो है आम शहरी जो है उनके जख्मी होने की खबर है। पुलिस मौके पर पहुंची है, सीआरपीएफ पहुंची है, फौज पहुंची है, जबकि जख्मियों को यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा पहुंचाया गया है इलाज के लिए। और काफी तनाव। आशिक हुसैन, जिस तरह से लगातार मुठभेड़ भी हो रही है, लगातार वहां से वारदातें भी सामने आ रही है, तो लगता है कि पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए चैलेंज बढ़ता जा रहा है बहुत शॉर्ट में। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। कल भी आपने देखा कि इसी लासीपुरा इलाके में, आरिहल इलाके में माइन ब्लास्ट, आईडी ब्लास्ट किया जाता है, जिसमें फौजी जवान मारे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशिक हुसैन, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आतंकवादी हमले की खबर हम आपको दे रहे थे, और न्यूज रूम लाइव में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।